हाय, मैं नितिन कुमार आपका स्वागत नितिन सर क्लासेस पर करता हूं और मैं पिछले 20 वर्षों से पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, पीएसआईआर ऑप्शनल और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं और बहुत सारे छात्र छात्राओं को एक अध्यापक के रूप में मैंने मार्गदर्शन दिया है और जिसमें कि यूपीएससी, अलग अलग स्टेट पीसीएस, जिसमें प्रमुखतया बीपीएससी और यूपीपीसीएस के जो एस्पिरेंट्स रहे हैं उनके लिए। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि 66 में बीपीएससी के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया और चूँकि मेरा गृह राज्य भी बिहार है और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो इससे खासा लगाव रहा है मेरा। तो अब देखिए कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं और इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे, जो पीटी के भी क्वेश्चंस होंगे और मेंस के भी क्वेश्चन होंगे और साथ साथ जो हम डील करने जा रहे हैं वो एस्थेटिक पोर्शन को, और साथ में जो ओरिएंटेशन होगा वो बिहार की तरफ होगा ताकि बीपीएससी के क्वेश्चंस को आप आराम से हैंडल कर पाएँ, संभाल पाएँ और अच्छे अंकों के साथ आप इस एग्ज़ाम को कम्पीट कर पाएँ। चलिए तो देखते हैं 2018 के क्वेश्चन को कि इसमें क्या क्या पूछा गया और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का लेवल होता है। ये सारा कुछ आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ पाते हैं। देखिए, तो इसमें कहा गया कि बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया? युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे उच्च कर के कारण से, राजनीतिक कैदियों के रिहाई के लिए, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। देखिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है बिहार की उसने रिज़ाइन कर दिया फरवरी 1938 में। कब रिज़ाइन कर दिया? फरवरी 1938 में। किसके रिलीज़ के लिए, किसको छोड़े जाने के लिए? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़े जाने के लिए। और इस लिहाज से यदि आप देखें तो उत्तर क्या होगा इसका? डी होगा। अब देखिए कि दूसरा दिया गया कि भारत के महान्यायवादी द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कानून मंत्री करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं या एक से अधिक। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत के महान्यायवादी की यदि बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये भारत सरकार के सर्वोच्च, आप आम बोलचाल की भाषा में कह लीजिए तो वकील होते हैं। यानी कि सरकार के पक्ष की पैरवी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, वहाँ पर कौन करता है? तो भारत का महान्यायवादी करता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नाउ तीसरे प्रश्न पे आते हैं और देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 280, ठीक है, 269, 268 और 265। ये है अलग अलग आर्टिकल्स जिसमें आपसे ऑप्शंस में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। अब देखिए कि है क्या क्या बहरहाल इसके अंदर। आप देखिए कि अनुच्छेद 280 के तहत यदि देखें तो इज़ वन दैट लेट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इसी में पूरी व्यवस्था है वित्त आयोग की। अच्छा, वित्त आयोग का मोटे तौर से जो काम है वो ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का बंटवारा कैसे हो उसका फॉर्मूला सुझाना, ठीक है, और इसी के फॉर्मूले या इन्हीं के अनुशंसाओं के हिसाब से ही क्या किया जाता है? केंद्र द्वारा राज्यों को जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें कि जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए जो कर हैं उसके भी हिस्से को राज्य सरकार को दिया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट जो दिया गया 269 के तहत, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट। अब देखिए कुछ ऐसे कर होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और कलेक्ट भी उसी के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि उन कर को वसूलता कौन है? तो केंद्र सरकार ही वसूलता है, लेकिन उसमें
राज्य सरकार को दे दिया जाता है, बट असाइन टू द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार को दे दिया जाए। अब आर्टिकल 268 की बात की जाए तो इसमें देखिए कि ड्यूटीज लेवीड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। अब देखिए तो इसमें ये दिया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जो इसको एकत्र किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के द्वारा ही ये रख लिया जाता है। अब फिर अनुच्छेद 265 की यदि बात की जाए तो टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड नो टैक्सेस शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब 265 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही क्या होगा कि टैक्स वसूली की जा सकती है। देखिए एक बजट जो है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, और बजट जैसा शब्द पूरे संविधान में, भारत के संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं। पहली बात, इस बजट की यदि बात की जाए जो कि आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, तो बजट के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है, देखिए बजट के दो हिस्से होते हैं, एक एप्रोप्रिएशन बिल, दूसरा फाइनेंस बिल, नहीं इसे हिंदी में विनियोग विधेयक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्त विधेयक। अच्छा, वित्त विधेयक के बारे में आप समझिए कि जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं वो सारा का सारा प्रपोजल जो होता है इसके अंदर होते हैं। और एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में आप ये समझिए कि सरकार को और सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों को किसकी ज़रूरत होती है, वित्त की ज़रूरत होती है, तो वो बजट के अंदर रखा जाता है। और सरकार जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत की संचित निधि से, जो कि अनुच्छेद 266 के तहत दिया गया है, उससे पैसे की निकासी तब कर सकती है जब एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक पारित हो जाए। एक पुरानी कहावत है, नो एप्रोप्रिएशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब तक प्रतिनिधित्व ना हो तब तक विनियोग नहीं किया जा सकता। और प्रतिनिधित्व करेगा कौन, संसद के अंदर, ठीक है, तो सांसद करेंगे, यानी कि संसद से जब तक पारित न करवाया जाए तब तक आप कुछ भी पैसे, यानी सरकार कुछ भी पैसे नहीं निकाल सकती है। कहाँ से, भारत के संचित निधि से। क्लियर, यानी कि भारत के संचित निधि का जो मालिक है आम बोलचाल की भाषा में, वो क्या होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की यदि बात की जाए या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात की जाए, आकस्मिक निधि की या लोक निधि की यदि बात की जाए, तो ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब कार्यपालिका के हाथ में होता है, और उनके आदेश पे उससे क्या होगा, पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। तो 265 के तहत ये व्यवस्था कर दी गई है कि जब तक कानून या विधि सम्मत तरीके से कोई ऑथराइजेशन ना हो तब तक टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता है। इज इट ओके? चलिए अगला सवाल देखिए कि क्या है। केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने के लिए गठित की गई सरकारिया कमीशन ने सरकार को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? क्लियर, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ई होगा। और इसके लिए देखिए कि है क्या कि सरकारिया कमीशन जस्टिस जे.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में क्या की गई, केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो संबंध है उस पर इनको अनुशंसाएं देनी थी और अनुशंसाएं दी गई। और आफ्टर कंडक्टिंग सेवरल स्टडीज़, बहुत सारे अध्ययन किए गए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को यानी सूचनाओं को एकत्रित किया गया, डिस्कशन की गई और काफ़ी मतलब बातचीत जो है गहराई पूर्वक की गई। और करीब 1600 पेज का जो रिपोर्ट है वो 1988 में सौंपा गया। कब? 1988 में, 1988 में। चलिए अब नेक्स्ट जो सवाल है कि राज्य झारखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो
अब इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो 90, 98, फिर 1999, 2000, 2001। तो अब आप देखिए कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सन 2000 में। देखिए झारखंड, जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य से अलग करके क्या किया गया, इसको बनाया गया था, और 2000 ईस्वी में ये क्या आया, अस्तित्व में आया, और बिहार से इसको अलग करके बनाया गया। क्लियर। और जहाँ तक राज्यों को अलग करने का सवाल है, उसके बारे में जो व्यवस्था दी गई है वो अनुच्छेद 3 के तहत दी गई है, और इसको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे लाया जाता है, समझिए इस बात को। और ये एक साधारण विधेयक जैसा ही क्या होता है, पारित होता है, यानी कि किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, बात समझिए। और उसके बाद ये 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग उपस्थित हैं और मत डाल रहे हैं उसका 50% + 1 के द्वारा यदि बहुमत से पारित कर दिया जाए तो ये पारित हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से प्रक्रिया जब हम स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे, लेकिन इतना ये जान लीजिए कि यदि किसी राज्य के सीमा को बढ़ाना हो, बाउंड्री को बढ़ाना हो, घटाना हो, उसमें बदलाव करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपको मैं बता दूं, वो क्या होगा, अनुच्छेद 40। अब देखिए आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है कि डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत। ये एक तरह से निर्देशित करता है कि राज्य सरकारों को कि वो क्या करे, पंचायत को ऑर्गेनाइज करे। अब देखो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है, ठीक है। मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कि जब भी वो नीतिगत फैसला लें या कोई प्रोग्राम लाएं या कोई स्कीम लाएं और उसको लागू करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। क्लियर है? तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिए। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यदि देखिए तो अनुच्छेद 40 में ये व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 33 एंड 34 क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू modify the application of fundamental right to the members of the armed forces and police forces to maintain and proper discharge of duty by them। तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि यदि केंद्र सरकार यदि चाहे तो पार्लियामेंट के थ्रू, अल्टीमेटली जो टेक्निकली तो पार्लियामेंट के थ्रू ही पास होगा, तो वो उसके पास ये शक्ति होती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको उसमें तब्दीली करे और आर्म फोर्सेस और जो पुलिस के लोग हैं, ठीक है, उनमें प्रॉपर डिसिप्लिन रहे, मेंटेन रहे, ड्यूटी वो करते रहें। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। 48 के तहत, ठीक है, जो भी काऊ के स्लॉटर पे यानी कि गाय की हत्या पे, गौकसी पे और जितने भी मिल्च एनिमल्स हैं उसको मारने के लिए प्रोविजन की बात की गई है। और अनुच्छेद 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इट इज़ ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए कि मोटे तौर से ये जानिए कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम क्या होता है कि किसी विधायिका के द्वारा लिए गए फैसलों का क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना, या जुडिशरी ने यदि कोई ऑर्डर दिया है तो उसको भी लागू करना। मतलब विधायिका का मुख्य कार्य क्या है कि कानून बनाना, जुडिशरी का मुख्य कार्य क्या है, किसी मुकदमे की बात की जाए, चाहे वो दीवानी मुकदमा हो या फौजदारी मुकदमा हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों ही में फैसला सुनाना, संविधान की अंतिम व्याख्या देना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इस आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी के अंदर आप हाई कोर्ट भी है और अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं ना। तो अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का एक हिस्सा है।
संसद का एक हिस्सा और संसद में बैठता है। संसद में मतदान कर सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब बात किसकी होती है, पार्लियामेंट की होती है, तो पार्लियामेंट के अंदर जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा और लोकसभा ये दो सदन हैं, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते हैं। ध्यान देना, मत डालने का अधिकार नहीं होता है। सदन को वो सिर्फ और सिर्फ संबोधित करते हैं, अभिभाषण देते हैं, एड्रेस करते हैं। जब नई लोकसभा गठित की जाए, ध्यान देना, नई लोकसभा गठित की जाए तो वो क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। और दूसरी बात ये कही जाए कि जब भी प्रत्येक साल जो पहला सेशन होता है, सत्र होता है, उसके पहली बैठक जो होती है उसको भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। क्लियर। अब इनका संबोधन खुद का व्यक्तिगत संबोधन नहीं होता है, उसमें सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाता है, सरकार की जो उपलब्धि है उसके बारे में बताया जाता है, सरकार की जो विजन है उसके बारे में बताया जाता है। ध्यान देना, अब इनको संसद का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है राष्ट्रपति को, ये समझने की ज़रूरत है। कि आप देखिए कि कुछ बिल, जैसे कि मनी बिल की यदि बात की जाए और फाइनेंशियल बिल्स के सर्टेन कैटेगरी की बात की जाए, यानी कि वित्तीय विधेयक के कुछ की बात की जाए, तो उसको लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखिए कि कोई भी बिल हो, अंततः राष्ट्रपति की जब तक उसके ऊपर मुहर नहीं लगेगी, एसेंट नहीं होगा, तब तक वो बिल यानी कि जो विधेयक है वो एक्ट या अधिनियम नहीं बनता है। क्लियर। तो इस हिसाब से तो देखिए तो राष्ट्रपति क्या है, संसद के अभिन्न अंग है। चलिए 8वां सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, वो क्या है, अनुच्छेद 330 में ये प्रावधान किया गया था। अब देखिए कि अनुच्छेद 330 और 332 की बात की जाए तो इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है, यानी कि जो सीट है उसको आरक्षित किया गया है। तो लोकसभा के लिए कौन सा है, तो 330 और 332 के तहत क्या करेंगे, स्टेट असेंबलीज का। तो जस्ट मिनट, नाउ देखिए, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर सच कास्ट एंड ट्राइब्स विल बी मेड ऑन द पॉपुलेशन बेसिस। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन की जाएगी सीट की, वो किसके आधार पे, तो पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक जो है स्पेशल प्रोविज़न, विशेष उपबंध दिए गए हैं, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्लियर। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय और पिछड़े वर्गों के लिए, और इसमें विशेष प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 332 की यदि बात की जाए, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एवरी स्टेट, यानी कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है, जो वहाँ की निचली सदन होती है, और निचले सदन के अंदर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती है, और वो जो आरक्षण है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत है। चलिए अगला देखें, अगला सवाल क्या है, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है किसको, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से सभी। क्लियर। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, यहाँ पर एक को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
अब देखिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। तो देखिए, आपको ये मैं बता दूं कि जो राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य के, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वो अपने पद पे बने रहते हैं। अब जब ये कहा जाता है कि प्रसाद पर्यंत या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर राष्ट्रपति का व्यक्तिगत प्रसाद की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर जो व्यवहारिक रूप से देखें, जो भी अनुशंसाएं दी जाती है केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा, जिसके मुखिया कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उसी के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अमूनन ये देखिए कि 5 साल के लिए इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। लेकिन यदि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का विड्रॉल हो जाता है या वो हटा लिया जाता है, तो उसी क्षण से गवर्नर अपने पद पे नहीं रहते हैं। देखिए, his or her term may be terminated earlier through the dismissal by the president और रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि इनको हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा द्वारा किया जाएगा, और यदि इनको रेजिग्नेशन या त्यागपत्र भी देना है तो वो भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे। अगला सवाल है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु से कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ये बताना है आपको। देखिए, तो लोकसभा के लिए क्या चाहिए, 25 साल का उम्र चाहिए, और राज्यसभा के लिए चाहिए क्या होता है, 30 साल का उम्र चाहिए होता है मिनिमम। देखिए, द मिनिमम एज फॉर बीइंग चोजन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 25 ईयर एज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 84B। इसको याद रखेंगे, आर्टिकल 84B के तहत ये क्या है, पूरी की पूरी व्यवस्था है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य तब चुना जाएगा, उसके लिए योग्यता जो है वो 25 वर्ष है। क्लियर, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 2 साल से ज़्यादा सज़ा याफ्ता भी नहीं होना चाहिए। ये जो प्रावधान है सज़ा याफ्ता, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत दिया गया है 1952 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये आपको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं। देखिए, समझना इस चीज़ में कि गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ जो आपको बिल्कुल याद रखना है, इनकी जो रिमूवल होती है वो किसके द्वारा होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तब किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी अनुशंसाएं दे, एडवाइस दे, आफ्टर द इंक्वायरी, यानी जांचने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल देखिए, पिछला वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, BD शर्मा, BR अम्बेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखें कि इसका जो आंसर होगा वो क्या है, काका साहब कालेलकर जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था वो इनकी अध्यक्षता में बना था, और फिर दूसरा जो बना था वो BB मंडल की अध्यक्षता में बना था। देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज काका साहब कालेलकर। 13वां प्रश्न देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को अपने कार्यालय से निकलने के लिए मतलब इस्तीफा किसको देना पड़ेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन ऑफिस by writing to the president, the prime minister, the law minister, the attorney general, none of the above, more than one of the above, ये आपको बताना है। और देखिए, वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को देंगे, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलवाई भी जाती है इनको। और यदि भारत के राष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो फिर क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाया जाएगा। तो
A judge of the Supreme Court may resign his office under Article 124 Clause 2 के तहत क्या होता है, वो राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट, मतलब वो खुद से लिख के इस्तीफा देंगे और किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 124 के तहत ये व्यवस्था की गई है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो भाषाई आधार पे कब इसको पुनर्गठित किया गया भारत के राज्यों को, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 1956 में ऐसा किया गया था। देखिए 1956 में पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया और जिसमें भाषाई आधार पर क्या किया गया था कि मतलब राज्यों का एक तरीके से मतलब बंटवारा किया गया था और नवंबर 1 ऑफ दैट ईयर हो गया था, यानी कि 1956 के 1 नवंबर को ये कर दी गई थी पुनर्गठन। चलिए, और अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री परिषद का नेता था। ठीक है, तो इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। तो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे बिहार के, श्री कृष्ण सिन्हा, और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो क्या थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और वैसे मैं बता दूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पद भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से बना दिया जाता है। ये बताया जाता है कि देखिए ये क्या होंगे, सेकंड इन कमांड होंगे, यानी कि हमारी अनुपस्थिति में यही सब कुछ संभालेंगे। वरना आपको ये पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है उसमें 3 तरीके के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरे उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। जहाँ तक कैबिनेट मिनिस्टर का सवाल है, उनको मोटे तौर से क्या दिया जाता है, मंत्रालय दिया जाता है, पूरा का पूरा मंत्रालय वो संभालते हैं। डिप्टी मिनिस्टर जो सबसे निचले पायदान पे आते हैं, उससे ठीक पहले यानी कि मध्य में कौन आता है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है, राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री की भूमिका ये होती है कि मंत्रालय के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स 1 या 2 या उससे ज़्यादा भी उनको दिया जा सकता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और ये जो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब समझिए कि एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। अमूनन ये किसको दिया जाता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है। किसको, कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है। एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट किसको दिया जाएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया जाएगा। क्लियर। और जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो सबसे निचले पायदान पे होते हैं और उनका काम क्या होता है, या तो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करें या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को असिस्ट करें। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक और कैटेगरी आप ये समझिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट लिखा होता है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रभार, आपने सुना होगा बहुत दफे। अब ये स्वतंत्र प्रभार का क्या मतलब, ये समझिए। यदि किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को पूरा का पूरा कैबिनेट दे दिया गया तो उस मंत्रालय में उनसे ऊपर कोई है नहीं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हुए पूरे मंत्रालय को संभाल रहे हैं और स्वतंत्र रूप से संभाल रहे हैं। इसी कारण से ये कहा जाता है इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र प्रभार। और एक और कैटेगरी होती है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। क्लियर। प्रधानमंत्री किसी वरिष्ठतम राजनीतिक दल के सदस्य को या किसी और को भी क्या कर सकते हैं, मंत्री के रूप में नियुक्त करवा लेते हैं। किससे, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति से। और मैं बताऊं कि उनको कोई पोर्टफोलियो या विभाग नहीं दिया जाता है, लेकिन समय समय पे प्रधानमंत्री को यदि ज़रूरत होती है कि इस विभाग में या इस मंत्रालय से संबंधित कामकाज में कोई उनकी सहायता करे, तो
हो सकता है कि उनको तत्कालीन कुछ पोर्टफोलियो दे दिया जाए, उनको स्टैंड बाय मोड पे रखा जाता है, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है ही इज ए क्रिएटर, क्यूरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, मतलब वो सृजन करता भी हैं, पालन करता भी हैं और संहार करता भी हैं। इज लाइक ए ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसे शपथ ली, और सिर्फ प्रधानमंत्री भी शपथ ले लें तो तकनीकी आधार पे ये क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद का गठन हो गया, तो वो क्या है, सृजनकर्ता के रूप में ब्रह्मा है। दूसरी तरफ जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे बने रहेंगे मंत्री परिषद बनी रहती है, और जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया मंत्री परिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो पालनकर्ता के रूप में भी हैं, विष्णु के रूप में भी हैं, और संहारकर्ता यानी कि महेश के रूप में भी हैं। अब देखिए एक चीज़ और ये समझिए कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ये होते हैं, उनका कोई अलग से रैंक नहीं होता, ये इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन ही इज़ अ फर्स्ट अमंग द इक्वल, मतलब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनमें वो सबसे पहले हैं। ऐसे समझ लीजिए आप कि किसी भी क्लास के अंदर जो मॉनिटर होता है वो भी उसी क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति वो होता है, सबसे पहला छात्र या छात्रा मॉनिटर ही होता। तो ये हमने देखा कि 2018 के हमने क्वेश्चंस को देखा, डील किया, और मैं कल फिर से आपको विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ होऊंगा, और कल से मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी बताऊंगा जो कि बिहार से रिलेटेड होगा। तो बने रहिएगा और देखते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोरोना महामारी से बचिए, ठीक है, मास्क पहने, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, और निकले भी तो पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ निकलें। धन्यवाद मेरी कक्षा में बने रहने के लिए।